जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है फ्रेंड्स 12 जुलाई। जी हाँ, आज कौन सी डेट है? आज है 12 जुलाई। 12 जुलाई के बारे में कुछ देख लेते हैं कि आज के दिन को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। वैसे तो हर दिन कई सारे डे के रूप में हर दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, बट जो इम्पोर्टेंट होता है उसी पर चर्चा करते देखते हैं 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड 12 जुलाई को ध्यान दीजिएगा, हर साल विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस ध्यान से सुनिएगा, विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो यह दिन 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई, कौन? मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जी हाँ, 12 जुलाई को माला यूसुफजई के जन्म दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। ये कौन थी? तो यह एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता थी। कौन? मलाला यूसुफजई क्या थी? एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता थी जिन्होंने बच्चों की और महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई। 2012 में तालिबान ने उन पर हमला किया, लेकिन वह बच गई और शिक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में घोषित किया। आई होप आज के जो भी हमने आज के बारे में जाना, यानी कि 12 जुलाई को जो मलाला दिवस के रूप में हमने जाना, उससे रिलेटेड सारे ही आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विश्व मलाला दिवस है क्या, क्यों मनाया जाता है, हाँ, और ये मलाला है कौन या फिर कौन थी। तो इनके बारे में हमने जान लिया। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 तक की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 से 11 की बुक हमने कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। एक एक वर्ड्स, एक एक सेंटेंस पढ़ा है, जिससे कि हर चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी। और इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, अच्छी तरह से समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते के बारे में। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में आखिरकार हमने पढ़ा क्या था। तो फ्रेंड प्रीवियस क्लास में हमने खाद्य गुणवत्ता यानी कि फूड क्वालिटी के बारे में देखा था, जिसमें हमने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। खाद्य मानक के बारे में हमने देखा था। फिर साथ ही साथ हमने खाद्य मानकों के 4 स्तर देखे थे। पहला कौन सा था? कंपनी मानक, दूसरा क्षेत्रीय मानक, तीसरा राष्ट्रीय मानक और चौथा जो स्तर था अंतर्राष्ट्रीय मानक। इस पर भी हमने चर्चा की थी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के बारे में भी हमने चर्चा की थी। अनिवार्य कार्य हमने देखे थे। फिर हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको एज अ होमवर्क के रूप में फ्रेंड्स दिए थे। आई होप आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। और साथ ही साथ हमने खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता का महत्व भी देखा था। तो ये सारे ही टॉपिक्स हमारे प्रीवियस क्लास के माध्यम से हमने इनको कवर किया था। आई होप आपने इस क्लास को देखी होगी। स्टडी इवनिंग में ही ये क्लास हुई है, जो कि हमारी हर रोज़ शाम को 7 बजे होती है। तो उसी टाइम में क्लास हुई है। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, इजीली आपको वहाँ से क्लास मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबंध अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते। तो भारत में खाद्य अपमिश्रण मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1954 यानी कि 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 लागू किया। किस लिए? कि भारत में मिलावट को रोकने। देखते नहीं हो आप, फूड में मिलावट हो जाती है, कहीं हर जगह मिलावट है। आप मिठाई लेने जाओ, कोई फूड लेने जाओ, घी लेने जाओ, कहीं पे भी कुछ भी लेने जाओ, तो हर जगह क्या है आज के समय में मिलावट है। तो इसी मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन
एक्ट जो है 1954 लागू किया। इसमें लगभग 200 से अधिक बार संशोधन किया जा चुका यानी कि सुधार किया जा चुका है। कितनी बार? 200 से अधिक बार। इसके अतिरिक्त अन्य आदेश या अधिनियम भी हैं जो विशिष्ट खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, जैसे फल और सब्जी उत्पाद आदेश। ये क्या है? इसके अंतर्गत फल के लिए विनिर्देशों और सब्जी उत्पाद आते हैं। दूसरा, मांस खाद्य उत्पाद आदेश। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के मांस उत्पादों और प्रसंस्करण लाइसेंस आता है। तीसरा जो है वनस्पति तेल उत्पाद आदेश। इस आदेश के अंतर्गत सभी प्रकार के वनस्पति तेलों मार्जरीन के लिए विनिर्देश निर्धारित किए जाते हैं। तो ये हमने देख लिए। प्राचीन काल से ही विश्व में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य पदार्थों के विक्रय के कपटपूर्ण तरीकों को रोकने के लिए सरकारी प्राधिकरणों द्वारा खाद्य मानकों को विकसित करने और लागू करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और बचाव को बढ़ावा देने, शोध एवं व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। कौन सा? एक है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। यह एक, ध्यान दीजिएगा, यह एक अंतर सरकारी संस्था है जिसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाने तथा खाद्य एवं कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए स्थापित किया गया है। वर्ष 1999 यानी कि 1999 में अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की संख्या 166 सदस्य देश और एक सदस्य संगठन यानी कि यूरोपियन यूनियन थी। वर्ष 2017 में 187 देश इस संस्था के सदस्य थे। भारत भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इस संस्था का सदस्य है। यह खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यों के लिए एकमात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र बन गया है। कौन सा? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। खाद्य नियमों के अतिरिक्त इस प्रलेख में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा खाद्य व्यापार में उचित पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए मानक पद्धति की नियमावली, मार्गदर्शन और अन्य अनुशंसाएं सम्मिलित है। विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स मानकों का ही अनुसरण करते हैं। तो ये तो हमने देखा कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में। अब दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इसके बारे में देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO, ध्यान दीजिएगा, ISO विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मानक संस्थाओं ISO सदस्य देश का अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। इस संगठन का मिशन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को आसान बनाने और बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर परिणित किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होते हैं। ISO 9000 गुणवत्ता आवश्यकताओं का ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। यह किसी संस्थान के गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित होता है। कोडेक्स और ISO में अंतर क्या है? पहला हमने क्या देखा, जो पहला हमारा संस्थान क्या है, कोडेक्स, और दूसरा है ISO। तो दोनों में अंतर क्या है कोडेक्स और ISO में? तो कोडेक्स देखते हैं राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है, और ISO क्या है, ये स्वैच्छिक यानी कि अपनी स्वेच्छा से कुछ भी कर सकता है। दूसरा है परिवर्तन बहुत धीरे होता है, और ISO में प्रत्येक 5 वर्ष बाद मानकों का पुनरावलोकन होता है। कोडेक्स है अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन करता है, और ISO क्या है, वर्तमान मानक औद्योगिक प्रौद्योगिकियों का वर्णन करता है। तो ये दोनों में अंतर हमने देख लिया कोडेक्स और ISO में। अब देखते हैं तीसरा जो संगठन है विश्व व्यापार संस्था, ये इसके बारे में हम देखते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1955 यानी कि 1955 में की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौते को लागू करना, किसी भी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवाद को सुलझाना, अपने सदस्य देशों के व्यापार नीति से संबंधित मुद्दों में सहायता करके व्यापार को सहजतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक,
निष्कष्टता पूर्वक और पूर्वानुमान के साथ चलाने में सहायता कर रहा। नेक्स्ट है खाद्य प्रणाली नियंत्रण। मानकों को अपनाने और लागू करने के लिए एक सुव्यवस्थित खाद्य नियंत्रण प्रणाली में निम्न का होना आवश्यक है। पहला क्या, खाद्य निरीक्षण यानी कि फूड इंस्पेक्शन जिसको हम बोलते हैं। सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों की मानकों के अनुरूप गुणवत्ता को निरीक्षण द्वारा जांचा जाता है। निरीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ का उत्पादन हस्तन, संसाधन, भंडारण और वितरण नियमों और कानूनों के अनुरूप किया गया है या नहीं। इसके लिए केंद्रीय तथा राजकीय सरकार एवं संबंधित नगर परिषद प्राधिकारी खाद्य निरीक्षकों को नियुक्त करते हैं, जो अपनी प्रयोगशालाओं में मानकों के अनुरूप खाद्य उत्पादों के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता एवं समरूपता की स्थिति का आकलन करते हैं। दूसरा है विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि एनालिटिकल कैपेसिटी। किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ के विश्लेषण के लिए परीक्षण संबंधी सभी सुविधाओं से युक्त तथा सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त उसमें परीक्षण करने वाले सभी कर्मचारी अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने चाहिए। उन्हें प्रयोगशाला प्रबंधन के सिद्धांतों और भौतिक, रासायनिक तथा सूक्ष्म जैविक विश्लेषण तथा खाद्य एवं खाद्य उत्पादों के परीक्षण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया खाद्य नियंत्रण प्रणाली में है, जिसमें हमने देखा खाद्य निरीक्षण और विश्लेषणात्मक क्षमता। नेक्स्ट हमारा है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ। पिछले कुछ वर्षों से खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं में वृद्धि हुई है। अब ये केवल खाद्य जनित रोगाणुओं, फूड बॉर्न पैथोजेंस, रासायनिक विषाक्तता, केमिकल टॉक्सिसेंट तथा सीमित नहीं है। अगेन रिपीट करना चाहूँगी मैं, अब ये केवल खाद्य जनित रोगाणुओं यानी कि फूड बॉर्न हैं, पैथोजेंस, रासायनिक विषाक्तता यानी कि केमिकल टॉक्सिसेंट तक सीमित नहीं है, अपितु खाद्य श्रृंखला के किसी भी चरण में खाद्य संकट प्रवेश कर सकता है। यही कारण है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में पर्याप्त नियंत्रण रखना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता निम्नलिखित माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। वो माध्यम कौन से देख लेते हैं। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ गुणवत्ता आश्वासन का एक भाग है, जो यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य उत्पाद निर्माता संसाधक अपने उत्पादों को उपयोग के लिए और सुरक्षित बनाए रखने के लिए पहले से ही उपाय करें, अर्थात तय मानकों का पालन करें। उत्तम निर्माण पद्धतियां अपनाने से संदूषण की संभावना को कम या पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है तथा गलत लेवलिंग से जो गलत लेवलिंग होती है, लेवलिंग तो उनसे बचा जा सकता है। निर्माताओं उत्पादकों द्वारा उत्तम निर्माण पद्धतियों का अनुपालन करने से उपभोक्ताओं के मन में उस उत्पाद कंपनी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है, इसलिए एक अच्छा व्यावसायिक माध्यम माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तम हस्तन पद्धतियाँ। उत्तम हस्तन पद्धतियों से तात्पर्य ऐसे व्यापक अधिगम से है जो खेत से भंडारण अथवा उपभोक्ता तक के जोखिम को संभावित स्रोतों की पहचान करता है और यह बताता है कि खाद्य संदूषण यानी कि फूड कंटेमिनेशन के खतरे को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए तथा कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए। उत्तम हस्तन विधियां यह सुनिश्चित करती हैं कि खाद्य पदार्थ का हस्तन यानी कि हैंडलिंग करने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी आदतें अच्छी हैं। नेक्स्ट है संकट विश्लेषण, संकटपूर्ण, महत्वपूर्ण, नियंत्रित बिंदु। ध्यान दीजिएगा, संकट विश्लेषण, संकटपूर्ण, महत्वपूर्ण, नियंत्रित बिंदु। संकट विश्लेषण, संकटपूर्ण, महत्वपूर्ण, नियंत्रित बिंदु यानी कि हजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जिसको हम क्या बोलेंगे, HACCP। तो क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट में, HACCP। आपको पता होना चाहिए HACCP क्या है। तो H हजार्ड, A एनालिसिस, C क्रिटिकल, C कंट्रोल और P पॉइंट। तो HACCP का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। खाद्य की सुरक्षा का आश्वासन देने का एक साधन है। कौन, HACCP। यह खाद्य निर्माण और भंडारण के लिए एक उपागम है। इसमें किसी खाद्य उत्पादन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री तथा निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है ताकि रोगजनक, सूक्ष्मजीवी अथवा अन्य खाद्य संकटों के विकास में योगदान देने के लिए उनकी क्षमता का आकलन किया जा सके।
इसमें निम्न को शामिल किया जाता है। पहला है संभावित संकटों की पहचान करना, दूसरा है निर्माण, तीसरा खाद्य उत्पादों का उपयोग, चौथा कच्ची सामग्री एकत्र करना, पांचवा है वितरण और छठवां है संकटों के नियंत्रण के लिए उपाय। अब देख लेते हैं HACCP का महत्व है। क्या HACCP अभी हमने पढ़ा ना, तो HACCP का महत्व यानी कि हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का महत्व हम देख लेते हैं। यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम है। खाद्य निरीक्षण एवं परीक्षण अधिक समय लेने वाली तथा महंगी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में समस्या तभी पकड़ में आती है जब उत्पन्न हो जाती है, जबकि HACCP में प्रत्येक चरण में सावधानी बरतने के कारण समस्या उत्पन्न होते ही पकड़ में आ जाती है और उचित कार्रवाई की जा सकती है। यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, संसाधकों, वितरकों और निर्यात करने वालों को संसाधन का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। यह उपभोक्ता संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देता है। कौन? HACCP यानी कि हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है। तो ये आपको पता चल गया होगा HACCP क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य क्षेत्र। तो कार्य संसाधन के क्षेत्र में भारत काफ़ी प्रगति कर रहा है। भारत में खाद्य, ध्यान दीजिएगा क्या हमने पढ़ा कार्य क्षेत्र, तो खाद्य संसाधन के क्षेत्र में भारत काफ़ी प्रगति कर रहा है। भारत में खाद्य यानी कि फूड उद्योग की सकल घरेलू उत्पाद में 26% की हिस्सेदारी है। आने वाले कुछ समयों में खाद्य उद्योग भारत में विकास का एक प्रमुख क्षेत्र होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्वच्छता और पादप स्वच्छता संरक्षण के प्रति सुरक्षा स्तर प्राप्त करने का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 खाद्य कानून में प्रमुख परिवर्तन दृष्टिगोचर करता है और आहार श्रृंखला के सभी स्तरों पर खाद्य सुरक्षा और खाद्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित कर अधिक उपभोक्ता संरक्षण देने का प्रयत्न करता है। इसमें हो रहे परिवर्तनों से खाद्य क्षेत्र में कार्य के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा और जीविका के लिए बहुत से विकल्प उपलब्ध होंगे। वे व्यावसायिक जो खाद्य उद्योग क्षेत्र में अपनी जीविका सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन्हें खाद्य रसायन, खाद्य संसाधन और संरक्षण, खाद्य विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण में पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। व्यावसायिकों को सुव्यवस्थित स्वास्थ्य एजेंसियों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य विधिकर्ता, खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही एक मार्क, BIS और गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशालाएं जैसे व्यावसायिक स्वैच्छिक एजेंसियों में कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े खाद्य उद्योग आदि में उनकी अपनी गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयाँ होती हैं, जिनमें निपुण व्यक्तियों की जरूरत होती है। देख लीजिए खाद्य उद्योग, राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा निरीक्षक, तो क्या होता है? गुणवत्ता नियंत्रक प्रबंधक। HACCP के आकलन के लिए आंतरिक खाद्य लेखा परीक्षक, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में विश्लेषण, खाद्य सुरक्षा प्रबंधक और HACCP टीम के सदस्य। HACCP के को लागू करने के लिए ट्रेलर, तो ये सब हो सकते हैं खाद्य उद्योग में। राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा निरीक्षक हैं, तो आप इनको देख सकते हैं कि खाद्य उद्योगों में रोजगार के अवसर कहाँ कहाँ पर, यानी कि जो खाद्य उद्योग में रोजगार अपना चाहते हैं तो वो उनके लिए कितने अवसर यहाँ पे उपलब्ध है। ये देखिए खाद्य उद्योग है और उससे रिलेटेड ये अवसर आपको दिख रहे होंगे, तो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। जीविका के अवसर देख लेते हैं। तो खाद्य उद्योग की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में विश्लेषण अथवा प्रबंधक का स्तर पर। नेक्स्ट है HACCP में विशेषज्ञ लेखक परीक्षण, गुणवत्ता ग्रामीणीकरण जैसे ISO, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में खाद्य निरीक्षकों, खाद्य परीक्षण सहित विभिन्न पद, शिक्षण और शैक्षिक क्षेत्र, शोध यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक लेखक, स्वैच्छिक संगठनों में विभिन्न पदों पर, तो ये क्या हो सकते हैं? खाद्य उद्योग में जीविका के अवसर हो सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है कच्चे और पकाए गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का संबंध किसे होता है? क्वेश्चन 2 है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन कैसी संस्था है? क्वेश्चन 3 कहता है पिछले कुछ वर्षों में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी समस्याओं में क्या परिवर्तन हुआ? क्वेश्चन 4 है उत्तम निर्माण पद्धतियां किसका भाग है? क्वेश्चन 5 कहता है भारत में खाद्य उद्योग
की सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो आप बता सकते हैं। और ये देख लीजिए वन लाइनर डेफिनेशन है, फटाफट देख लेते हैं। तो खाद्य जनित रोग क्या है, आपको पता होना चाहिए। खाद्य जनित रोग यह बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, विषाक्त पदार्थों या रसायनों से दूषित आहार या पेय पदार्थों के सेवन के कारण होते हैं। खाद्य विषाक्तता क्या, किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को ही उस पदार्थ की विषाक्तता कहते हैं। थर्ड है खाद्य गुणवत्ता। तो खाद्य गुणवत्ता का तात्पर्य उन गुणों से है जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के महत्व को प्रभावित करते हैं। खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ता के लिए सुरक्षित है अथवा वह उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। संकट यानी कि हजार्ड क्या, संकट का तात्पर्य उस सापेक्षिक संभावना से है कि जब किसी पदार्थ को उसके प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त ना किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। संकट भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकता है। नेक्स्ट है खाद्य मानक। आप बताइए क्या है, तो खाद्य मानक सरकार या संबंधित एजेंसी द्वारा निर्धारित वह नियम और निर्देश होते हैं जिनका पालन खाद्य उत्पादन, संसाधन तथा भंडारण करने वाली सभी इकाइयों को करना जरूरी होता है ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य मानक कहते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, तो बताइए भारत सर ध्यान दीजिएगा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा संबंधित विभिन्न कानूनों का एकीकरण करने के लिए पारित किया। क्या, अधिनियम 2006। खाद्य संदूषण क्या है, तो संसाधन अथवा भंडारण के समय पहले बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थ जैसे रसायन, सूक्ष्मजीव, तनुकारी पदार्थों की उपस्थिति ही क्या कहलाती है, संदूषण कहलाती है। खाद्य अपमिश्रण आप किसे कहेंगे, तो वह प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा, खाद्य अपमिश्रण वह प्रक्रिया है जिससे भोजन की गुणवत्ता या तो खराब गुणवत्ता वाली सामग्री के अतिरिक्त मिश्रण या मूल्यवान घटक के मिश्रण से कम हो जाती है। तो ये तो हमने वन लाइनर डेफिनेशन के बारे में विभिन्न जो है शब्दों को जाना कि इनको हम क्या कहते हैं, जैसे खाद्य अपमिश्रण है, खाद्य संदूषण, इन सभी के बारे में जाना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी और इस चैप्टर से रिलेटेड हमने जितनी भी 2-3 क्लास की वो क्लासेस भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। कहीं पर भी फ्रेंड्स किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में कहीं पर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप बताइए, आपका हर डाउट सॉल्व किया जाएगा क्योंकि इस डाउट को सॉल्व कराना ही हमारा काम है, इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं आपको, है। तो बताइए जहाँ पे भी कोई भी ऐसी चीज़, कुछ भी ऐसा है कि नहीं आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ, ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, मैंने क्या पढ़ दिया है, या फिर बुक के भाषा में आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से, उसको ईजिली और भी ईजी करके आपको समझाया जाएगा, है। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास आप और चैप्टर कह सकते हैं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स करेंगे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जिससे कि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, क्लास समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।